कपड़ा हटा के चेक करेगा कि मैं क्या हूँ। कम्युनिटी ने परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ा, आंगन छोड़ा, गांव छोड़ा, दोस्त यार छूटे, गांव के लोग छूटे, परिवार के लोग छूटे। जिस घर में मैं पैदा हुआ उस घर को मुझे छोड़ना पड़ा। जिस खून के साथ मेरा रिश्ता था उस खून को मुझे छोड़ना पड़ा। आज मैं अपने फैमिली के लिए दैत हूँ। रो रहे थे लोग कर, रो रहे हैं अब क्या करेंगे। वो बोल रहे हैं हम नहीं जिएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि कितने सारे लोगों का वो अधिकार ही नहीं, जीवन छीन रहे हैं। अभी मैं ट्रांस महिला हूँ, अगर मैं गुरु चेला परंपरा में चली गई तो मैं किन्नर या हिजड़ा कहलाऊंगी, तो तब मुझे सरकार पहचान दे देगी, लेकिन इस रूप में नहीं देगी। तो ये तो गलत है ना। तो किन्नर कौन है? जो ट्रांस वुमन है वही किन्नर है, जो ट्रांस मैन है वही शिखंडी है। हमारा वजूद है। आज अगर क्वीर को हटा रहे हैं तो क्वीर का भी वजूद है। हमारे लिए कमीशन लाओ, हमारे लिए रिजर्वेशन लाओ, हमारे लिए पॉलिसीज लाओ। जितनी भी पॉलिसीज है सब मेल और फीमेल के साथ अटैच करें। हमारे लिए सेपरेट पॉलिसी कहाँ है? अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो अभी अगर किसी चीज की जरूरत थी कम्युनिटी को, तो रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की चीजों की जरूरत है। लेकिन इस सामाजिक बदलाव को ये कानून कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करेगा, रोकेगा। और आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ये दोनों ही चीजों को रिजेक्ट करके ये बिल लाएगा। ऐसा लग रहा था ये जो बम है जो हमारा जीवन नष्ट कर रहा है वो दूर चले जाए हमसे, लेकिन वो हमारे आंचल में गिरा। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। कल यानी कि 24 मार्च को लोकसभा में ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक पास किया गया। इसे 13 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और जैसे ही यह विधेयक पेश हुआ, देश भर में ट्रांसजेंडर समुदाय इसको लेकर विरोध पर उतर आया। विरोध क्यों हो रहा था? क्या ऐसा इस प्रावधान में, इस विधेयक में ऐसा लाया जा रहा है या लाया गया जिसको लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय लगातार विरोध कर रहा था? और उन तमाम विरोधों के बावजूद कल लोकसभा में 24 मार्च को लोकसभा में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, उन सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर जो परिषद है उसकी मेंबर और मितवा संकल्प समिति जो छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के लिए काम करती है उसकी प्रदेश अध्यक्ष विद्या राजपूत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ में मेन जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो उनके अधिकारों पर काम करने वाले पॉपी देवनाथ, वो हमारे बीच आज स्टूडियो में हैं। हम इन दोनों से इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इस जो नया विधेयक आया है ट्रांसजेंडरों को लेकर, उस विधेयक में क्या है, इस कानून में क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो विद्या जी बहुत बहुत स्वागत है, देवनाथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सीजी खबर में। और सबसे पहले विद्या जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर इस विधेयक में में क्या ऐसा है जिसका जो है ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वो विरोध कर रहा है? विरोध करने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस विधेयक को लाने से पहले ना ही राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के सदस्यों के साथ में कोई वार्तालाप हुई, ना डिस्कशन हुआ, ना कम्युनिटी में किसी के साथ भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। तो हमारा सबसे पहला विरोध ये है कि जिस समाज के लिए, जिस समुदाय के लिए आप कानून ला रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उनके साथ तो आप बात कीजिए कि क्या इस कानून के संशोधन से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का फायदा होगा या नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस कानून में जो डेफिनेशन था 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ट्रांसजेंडर मतलब सेल्फ परसीव जेंडर है और कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर चुनने की उसको आजादी है, चाहे एज अ मेल, चाहे एज अ फीमेल, चाहे एज अ ट्रांसजेंडर। वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ परसीव है, वो जो जेंडर चुनने की आजादी है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसकी जगह मेडिकल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में बैठा दिया गया है, जो हमें कहीं ना कहीं कपड़ा हटा के चेक करेगा कि मैं क्या हूं। तो ये बहुत गलत है। किसी भी व्यक्ति के सम्मान के लिए, उसके गरिमा के लिए, उसकी पहचान के लिए ये बहुत गलत बात है कि मैं क्या हूं, इसके लिए मुझे वो मैं बोल भी नहीं पा रही हूं।
और उसके बाद तीसरी चीज ये है कि ट्रांसजेंडर एक साइकोलॉजी जेंडर है और उस जेंडर के लोग अपना ट्रांसफॉर्म कराते हैं, शरीर रूपांतरण कराते हैं, जो शरीर अपना पाना चाहते हैं उस शरीर में जाना चाहते हैं। इसके लिए जो डब्ल्यू पाथ गाइडलाइन है, आई पाथ गाइडलाइन है और जो एम्स के जो रूल्स है उन सबको फॉलो करते हुए वो काउंसलिंग में जाते हैं, फिर हार्मोन्स में जाते हैं, फिर सर्जरी में जाते हैं। लेकिन अब इस कानून के आने के बाद अगर इस सब की सूचना जो है वो जिला कलेक्टर को देनी होगी और उसके बाद अगर आप इंटरसेक्स वेरिएशन में आते हैं तो ये आपकी सर्जरी पॉसिबल है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है वो कम्युनिटी के खिलाफ है, ना ही कम्युनिटी से कोई कंसल्टेशन किया गया, ना कम्युनिटी की आवाज़ को सुना गया और 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको भी इग्नोर किया गया और आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ये दोनों ही चीज़ों को रिजेक्ट करके ये बिल लाया गया है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और जो पिछले कुछ ऐसी चीजें थी जो इस कानून में 2014 का जो आपका कानून था जो 2019 में आपका लागू हुआ, उसमें ऐसे कुछ चीजें थी जो नहीं थी इस कानून में, तो ये तो आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। 2014 में जो सबसे बड़ा नालसा जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और उसी को कानून के रूप में 2019 में लाया गया, 2020 में नियम बनाया गया और इसके लिए पूरे देश भर में मोमेंट चला हुआ है और उसके बाद वो कानून आया। सरकार देखिए वो जेंडर और सेक्स दोनों को मिला दे रही है। उसके माइंड में ये क्लियर ही नहीं है कि जो सेक्स है वो इस दुनिया में लोग लेके आते हैं, लेकिन जेंडर जो है वो खुद तय करते हैं कि मेरा जेंडर क्या है, मैं खुद को क्या अंडरस्टैंड करता हूँ या करती हूँ। तो सरकार ऐसा सोच रही है कि जो भी ट्रांसजेंडर हैं वो सारे लोग इंटरसेक्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरसेक्स में भी कुछ लोग ट्रांसजेंडर होते हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी कुछ लोग इंटरसेक्स होते हैं, जबकि यहाँ इस कानून में सारे इंटरसेक्स पर्सन को ट्रांसजेंडर बोल दिया जा रहा है और ट्रांसजेंडर उन्हीं लोगों को बोल दिया जा रहा है जो इंटरसेक्स है, और जबकि ट्रांसजेंडर एक साइकोलॉजी जेंडर है और ये इसका यूनिवर्सल डेफिनेशन है और उसी को लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो लोगों को, खासकर सरकार के उन लोगों को नहीं पता जो ये कानून ला रहे हैं। और एक चीज है, सरकार बोल रही है कि एक्चुअल लोगों तक चीजें पहुंचेगी या मिस यूज नहीं होगा। 30 से 35 हजार लोग टीजी कार्ड बनाए हैं पूरे देश भर में और सरकार के पास ऐसा कोई डाटा भी नहीं है कि मिस यूज करने वाले लोग या गलत करने वाले लोगों का कोई डाटा भी नहीं है जिसके बेस पे ये कानून ला रहे हैं। आज लोगों के घर पे एक सिलेंडर है और उनको पता ही नहीं है कि उनके घर में दूसरा सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा। हमारे एशिया में ही लड़ाई हो रही है, हजारों जाने जा चुकी है। तो देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसपे लोगों को बात करना चाहिए, कोई कानून लाना चाहिए, कोई पॉलिसी लानी चाहिए। तो इसके विपरीत, और ट्रांसजेंडर की ही बात करें तो आज कर्नाटक में रिजर्वेशन है, बिहार में रिजर्वेशन है, पर दूसरे राज्यों में नहीं है, देश में नहीं है। तो अभी अगर किसी चीज की जरूरत थी कम्युनिटी को तो रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब की चीजों की जरूरत है। तो वो चीज को ना दे करके सरकार एक तरह से कंट्रोल ला रही है ताकि लोग मेरे कंट्रोल में रहें। तो सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? आपको क्या लगता है कि सरकार का ऐसा करने के पीछे मोटिव क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्यों करना चाहती है सरकार? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट या आज़ादी नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम अमेरिका की बात करें कि वहां पे ट्रम्प ये मानता है कि सिर्फ 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, वो तीसरे जेंडर को नहीं मानता। तो क्या भारत में भी वैसा ही करने की तैयारी है कुछ? मुझे नहीं पता, लेकिन वैसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि जो लोग आज़ादी से जीना चाहते थे, खुलकर जीना चाहते थे, अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में जाना चाहते थे, अपने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी लेना चाहते थे, वो जी ही इसलिए रहते कि वो खुद से मिले और आज़ादी के साथ में जिए। कम्युनिटी ने परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ा, आंगन छोड़ा, गांव छोड़ा, दोस्त यार छूटे, गांव के लोग छूटे, परिवार के लोग छूटे खुद से मिलने के लिए। लेकिन वहीं आज ये सरकार ये विधेयक पास करके लोगों को उनके ही अधिकारों से वंचित कर रहा है। यही सवाल मैं थोड़ा देवनाथ से और अच्छे से समझना चाहूंगा। आप एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं ट्रांस समुदाय के लिए। आप मुझे थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करके समझाइए कि कोई एक
ट्रांस मेन है या ट्रांस वुमेन है, और वो बचपन से तो उसको ऐसा पता नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है वो, लेकिन एक वक्त के बाद उसको पता चलता है कि वो लड़का बन के उसका शरीर लड़के का है, लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो लड़कियों वाली है। वो चाहता है कि वो लड़की जो है बन जाए। और इसी तरह एक लड़की होती है जिसके अंदर ये भावना रहती है कि वो लड़का बनना चाहता है, और वो चाहता है कि वो ट्रांसफर करवा के अपना लड़का बन जाए। तो अब इस कानून में जो कानून आया है उसको किस तरह से रोकता है, उसको क्यों रोक रहा है, नहीं रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, आप किस तरह से इसको डिफाइन करना चाहेंगे? पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद एसीजी खबर में बुलाने के लिए, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, पहले तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी क्या तीनों एक ही चीज़ है। हम पुराने जितने भी ग्रंथ है सबको उठा के देखेंगे तो तीनों ही चीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी को ये पता नहीं रहता कि जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी तीनों ही अलग अलग है। मैं अपनी कहानी बताऊं कि जब मैं इस धरती पे आया था तो मैं एक फीमेल सेक्स के साथ आया था, लेकिन मैं जब 7 साल का था तो मेरा जो जेंडर ओरिएंटेशन था वो एक मेल के जैसा रहता था। तो इसी को चलते चलते मैं अपने आप से 2014 में जब नलसा जजमेंट आ रहा था तभी मैं अपने बारे में जान पाया। तो उससे पहले मेरा जो ज़िंदगी था वो तो पूरा ब्लैंक था। मेरे अंदर में ना जीने का कोई उम्मीद था ना कुछ था। हर दिन मैं सिर्फ यही सपना लेके नींद से उठता था कि एक सुबह ऐसा हो और मैं अपने शरीर से मिलूं, लेकिन शरीर से कैसे मिलूंगा उसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब नलसा जजमेंट आया मैं अपने बारे में जाना। भले उस टाइम पे एक ट्रांस वुमेन का कहानी था, उस ट्रांस वुमेन को देख के मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाया कि अगर एक ट्रांस वुमेन मेल टू फीमेल शरीर में कन्वर्ट हो रही है तो मैं एक फीमेल शरीर में अपने आप को एक मेल समझ रहा हूँ। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ, और जब आज और उस जर्नी को मैं जब जी रहा था तो मैंने अपना सब खो दिया। सब खो दिया मतलब इन द सेंस जिस घर में मैं पैदा हुआ उस घर को मुझे छोड़ना पड़ा। जिस खून के साथ मेरा रिश्ता था उस खून को मुझे छोड़ना पड़ा। आज मैं अपने फैमिली के लिए दैत हूँ। मेरे भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, वो एक प्रोफेसर है, उसके बावजूद भी उनके लिए आज मैं कलंक हूँ। तो ये यहाँ पे सबको सोचने की ये बात है कि कोई व्यक्ति इतना सारा ज़िंदगी में कष्ट लेके क्यों अपना ट्रांजिशन कराएंगे। अगर मैं आज अपने घर में रहता तो मैंने अपने लाइफ में बिना खाए भी दिन गुजारा है, मैंने एक चटाई में भी अपना दिन गुजारा है। क्या मेरा ज़िंदगी इतना अच्छा था तो मैं अपनी ज़िंदगी को इतना ट्रबल में क्यों डालूंगा। मेरे पास तो हर चीज़ था, हर चीज़ बोलने से मेरे पास आ जाता, लेकिन जब मैं घर से निकला मेरा हर दिन पैसा काउंट कर करके मुझे जीना पड़ता था कि मेरे पास आज इतना पैसा है, मैं इतना खर्चा करूंगा तो मैं इतना दिन तक सर्वाइव कर पाऊंगा। तो इतना कष्ट सहने के लिए कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा। घर हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं अकबर अपने आप से नहीं मिलता तो मैं आज शायद इस दुनिया में नहीं रहता। मुझे अपने आप से मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर दिन मेरे अंदर, मेरे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था। जिस दिन मैं अपने आप से मिला तो मैं अंदर से भी शांत हुआ, और मैं अपने शरीर को पाके आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि ट्रांस मैन को लेके भी महाभारत में भी लिखा गया है शिखंडी। हम शिखंडी को हर जगह में जानते हैं, लेकिन आज जो हमारा सोसाइटी है वो शिखंडी को नहीं जानते। हम ही तो है शिखंडी। आज राम का बात होता है, राम में सबसे पहले किन्नर लोग आते हैं। तो किन्नर कौन है? जो ट्रांस वुमेन है वही किन्नर है, जो ट्रांस मैन है वही शिखंडी है। हमारा वजूद है। आज अगर क्वीर को हटा रहे हैं तो क्वीर का भी वजूद है। उसका भी एक कौन से ग्रंथ में तो लिखा गया था, वो मुझे ग्रंथ याद नहीं आ रहा है, उनकी सेक्सुअलिटी को लेके लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमारा जो भारतीय जो वो है इतिहास है, वो तो जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत दिल खोल के एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो समाज आज भगवान राम की पूजा करते हैं वही समाज आज उस राम के जो अधीन में चल रहे थे उनको आज रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कानून है उसको लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते। उस कानून को जब इम्प्लीमेंटेशन कर ही रहे थे तो कानून में कमीशन को लेके बात होना था। आज भी हम अगर एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए भी कमीशन है,
उनके लिए भी एक मिनिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए कहाँ है मिनिस्ट्री? हमारे लिए कोई मिनिस्ट्री तय ही नहीं किया गया है। बस एक मिनिस्ट्री दिया गया है, उस मिनिस्ट्री के अंदर 2-4 कंसल्टेशन रखा गया है, बस वही हमारा काम करता है। उसके अंदर में बहुत सारे डिवीजन डाल दिया गया। तो जब किसी कम्युनिटी के उद्धार के लिए तुम बोल रहे हो कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो सही कहाँ हो रहा? पहले सही चीज़ तो करो। हमारे लिए कमीशन लाओ, हमारे लिए रिजर्वेशन लाओ, हमारे लिए पॉलिसीज़ लाओ। जितने भी पॉलिसीज़ है सब मेल और फीमेल के साथ अटैच कर रहे हो। हमारे लिए सेपरेट पॉलिसी कहाँ है? आज हमारे लिए सेपरेट पॉलिसी नहीं है, इसलिए हम लोग मेल फीमेल के साथ कंपेयर करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम रहता है। हमको पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेंज करते करते हमारा आधा ज़िंदगी निकल जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं मिस यूज़। हम लोग तो पहले यूज़ ही नहीं कर पा रहे, मिस यूज़ का करेंगे? अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। बस यही एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि सेल्फ प्रोसीव जेंडर को आप शामिल कर दो। मैं क्या महसूस करता हूँ वो मेरा अधिकार है। मैं किसी मेल और फीमेल को तो कटघरे में खड़ा करके नहीं बोलता हूँ ना कि आपका आइडेंटिटी मेल है या फीमेल है, आपका आइडेंटिटी फीमेल है या वो है। तो हमसे ही क्यों नंगा करके पूछा जा रहा है? और बात अगर सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि नालसा जजमेंट ये भी बोलता है आप किसी ट्रांसजेंडर को नेकेट कर नहीं कर सकते। ये भी नालसा जजमेंट पे लिखा हुआ है। और हम लोग तो जो गवर्नमेंट का जो WHO का गाइडलाइन है वो तो हम लोग सर्जरी के टाइम पे मान ही रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ से ये चीज़ आ गया कि मुझे ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी लेने के लिए एक CMHO के पास जाना है और वो मुझे डिसाइड करेगा, वो मेल मुझे डिसाइड करेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ ही नहीं। पहली बात ये है कि किसी भी ट्रांसजेंडर के अंदर ना हार्मोनस प्रॉब्लम रहता है ना क्रोमोसोम प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग कभी इंटरसेक्स के वेरिएशन में आएंगे ही नहीं। ये पूरा जेंडर है वो साइकोलॉजी जेंडर है। मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सिर्फ दिमाग से अपने आप को लड़का सोचता था। और जिस दिन मेरा दिमाग और शरीर को मैंने एक कर लिया उस दिन मैं अपने आप से मिल गया। मतलब ये कानून जो है वो कह रहा है कि अगर आप का शरीर लड़की का है लेकिन अगर आपके अंदर भावनाएं पुरुष की हैं और आप पुरुष होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिकल से सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। डॉक्टर तय करेंगे कि आपके अंदर कौन सी भावनाएं हैं। तो इसको वो भावनाओं को कैसे तय कर पाएंगे? वो जो है कि वो क्या भावनाओं को डॉक्टर कैसे तय करेगा? क्योंकि आपके अंदर जो शारीरिक रूप से जो शारीरिक जो संरचना है आपकी वो तो फीमेल की है, लेकिन आपको आप मन के अंदर से आप मेल महसूस जो कर रहे हैं इसको डॉक्टर कैसे सर्टिफाइड करेगा? जैसे कि WHO का गाइडलाइन ये बोलता है किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सर्जरी में जाने से पहले 2 काउंसलिंग लेना पड़ता है, एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट। वही साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हमको पूरा बात सुनने के बाद हमको एक लेटर देता है जिसका नाम है GD लेटर, जेंडर डिस्फोरिया लेटर। उस लेटर के बेसिस पे हमारा शुरू होता है। तो जो अभी का जो अमेंडमेंट है उसको CMHO नहीं होना चाहिए, उस पर होना चाहिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। ओके। और अभी जबकि वहाँ पे सर्जन है तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन ना हो। ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन ना हो, सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे हो। मतलब हमारी आइडेंटिटी हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन पे हो कि मैं खुद को क्या मानती हूँ और खुद कैसे जीना चाहती हूँ। और रहा सवाल सरकार को ये लगता है कि यूज़ हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है, तो पहले सरकार योजनाएं तो लाएं, पॉलिसी तो बनाए, उसके बाद उसके ऊपर कानून बना दे। मतलब अगर कोई भी योजना शुरू हो रही तो ऑलरेडी उसके बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशनली बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसके बेस भी वो योजनाओं को देना चाहिए। तो किसी भी ट्रांसजेंडर से उसके ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी लेने की जो चाह है, पहचान है, उसको ना छीना चाहे। सरकार का ये दावा कितना सही है कि जो मिस यूज की बात हो रही है, सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या ट्रांसजेंडर समुदाय जो है आइडेंटिफाई कर लेता है और उनको इस तरह से बदल कर उनका सेक्स चेंज कर के जो है भीख मांगने में उनका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में और सरकार के बयानों में इस तरह की बातें आई हैं। ये कितना सही है? क्या ये दावा सही है इस तरह का? मैं अभी 49 ईयर की हूँ और मैं और खुद किन्नर समाज में काम कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में काम कर रही हूँ, हम साथ में काम कर रहे हैं। और मैं 18 साल की भी थी और आज 49 की भी हूँ। मुझे आज तक किसी कम्युनिटी मेंबर ने नहीं बोला कि विद्या चलो
नाचने गाने जाते हैं, और ना ही मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो जबरदस्ती किसी के साथ में करते हो। कम्युनिटी अपने मर्जी से, चाहे अपने पेट के लिए हो, चाहे अपने जो भी चीज़ के लिए हो, वो कम्युनिटी के अंदर आके जो भी काम मिलता है वो काम को एक्सेप्ट करके जी खा रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी के अंदर नहीं है। जब मारपीट, गाली गलौज का जो बात कर रहे हैं, डरा धमका के उनका जेंडर चेंज किया जाता है, ये भी सब गलत बात है। और हो सकते हैं 100 में 5 हो सकते हैं, वो हर जगह होते हैं, तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते ना। उसके लिए कानून है, आईपीसी है, उसको उसके जो भी अपराध है उसको प्रूव करके उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके सबसे उनका अधिकार छीन ले। नालसा जजमेंट की बात हो रही है 2014 में जब ये आया, उसके बाद 2019 में जो है कानून आया, इसका जो है 2020 में नियम बने इसके। वो कानून क्या कहता है, किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? वो कानून अच्छा था आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत अच्छा था वो कानून, बहुत अच्छा था। वो कानून में जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि मतलब नालसा जजमेंट और जो कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो उसका जैविक सेक्स है, बायोलॉजिकली सेक्स है, उससे अपोजिट उसकी साइकोलॉजी है, वो ट्रांसजेंडर पर्सन है। मतलब माइंड और बॉडी मिसमैच है, वो ट्रांसजेंडर है। तो वो ये उसमें कहता है। और उसमें जब हम ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं तो उसमें यह रहता है कि आप एक नोटरी में डिक्लेयर करो कि आप खुद को क्या मानते हो, और वो डिक्लेरेशन के बेस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं नोडल डिपार्टमेंट के माध्यम से हमें ट्रांसजेंडर पहचान पत्र देते हैं। एक बार हमारे दर्शकों के लिहाज से इस चीज को थोड़ा सा आप और समझा दीजिए कि ट्रांसजेंडर कौन होता है, किन्नर कौन होता है, बाकी जो उनकी कैटेगरीज जो सरकार ने डिफाइन की है वो कौन होते हैं, ताकि ये समझने में आसानी हो कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं और सरकार किस तरह से इसको परिभाषित कर रही है। इनके अलग अलग प्रकार जो हैं उनको थोड़ा सा समझा दीजिए आप। ट्रांसजेंडर का सीधा मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जन्म में उसका कोई भी सेक्स हो सकता है, चाहे वो मेल हो सकता है या फीमेल सेक्स हो सकता है या इंटरसेक्स भी हो सकता है, मतलब जिसके लिंग विकास नहीं होते हैं, लेकिन उससे जस्ट अपोजिट उसका साइकोलॉजी रहता है, या बायोलॉजिकली जैसे मेरा सेक्स बॉय का था और जस्ट उससे अपोजिट मेरी साइकोलॉजी लड़की की थी, मेरा अंतरात्मा लड़की का था और मैं लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहती थी और लड़की बन के ही जीवन जीना चाहती थी, तो मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ। अब ये ट्रांसजेंडर महिला अगर किसी डेरे में जाती है, किसी दहिहार में जाती है और गुरु चेला परंपरा का पालन करती है, और जो डेरे में जो काम धाम रहता है, लोगों के घर जाना, आशीर्वाद देना, दुआ देना, बधाई देना, गुरु चेला परंपरा का पालन करना, तो वो हिजड़ा समाज है और वो किन्नर समाज है। तीसरा एक चीज़ ये है ट्रांसमेन, जैसे कि देव जो है वो जन्म एक लड़की के रूप में लिए थे, लेकिन वो 6-7 साल की उम्र से ही अपने आप को एक लड़का आइडेंटिफाई कर रहे थे, और उन्होंने आगे जाके ये अपने आप को कंफर्म किया कि हाँ मैं एक लड़का हूँ, और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना काउंसलिंग किया, फिर उसके बाद हार्मोन्स लिया, फिर उन्होंने अपना सर्जरी कंप्लीट कराया। तो सर्जरी किया हो या सर्जरी नहीं किया हो, तब भी वो एक ट्रांस पुरुष है। तो ट्रांस पुरुष हो गया, हिजड़ा कम्युनिटी हो गया और ट्रांसवुमेन हो गया। एक और टाइपोलॉजी जिसे इंटरसेक्स कहा जाता है। इंटरसेक्स पर्सन वो पर्सन है जो जिसका शरीर लैंगिक का विकास नहीं होता है, मतलब इंटरनल पार्ट डेवलप नहीं होते हैं, तो वो इंटरसेक्स पर्सन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्स पर्सन एक ट्रांसजेंडर के समान सोचे, क्योंकि उसको उसकी तो लैंगिक विकलांगता है, उसका साइकोलॉजी कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे देश में, हमारे राज्य में ही आज से साल भर पहले ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया, 4,500 बच्चे थे, लेकिन उसमें से 99% बच्चों ने कहा कि वो मेल है या फिर फीमेल है, उन्होंने नहीं कहा कि वो ट्रांसजेंडर है। अच्छा, उसमें मेल या फीमेल मान रहे हैं उनको? हाँ, वो खुद मान रहे हैं ना, वो खुद मान रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को मेल फीमेल ही मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, और यहाँ हम मान रहे हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। तो ये उनके पेरेंट्स का भी कहना है और उनका भी कहना है कि बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा और उनके कंसर्ट से उनकी सर्जरी करा के, क्योंकि उसको तो किसी को दिखाना और बताना है नहीं, जब तक वो दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कोई जानेगा ही नहीं कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, और ना ही वो किन्नरों में आना चाहता है, ना ही वो एक ट्रांसमेन ट्रांसवुमेन की जिंदगी जीना चाहते हैं।
वो उनका इंटरनल पार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे किसी को कान का प्रॉब्लम है, नाक का प्रॉब्लम है, कहीं और चीज़ का प्रॉब्लम है, वैसे ही वो इंटरनल पार्ट का प्रॉब्लम है, उसको सर्जरी करा के वो ठीक ठाक जिंदगी जी सकते हैं, और कई लोग जी भी रहे हैं, और वो इंटरसेक्स आइडेंटिटी है। तो इंटरसेक्स पर्सन ट्रांसजेंडर नहीं है, लेकिन सरकार इंटरसेक्स पर्सन को ही ट्रांसजेंडर, अच्छा इंटरसेक्स लोगों ने भी इस उन्हीं को बस ट्रांसजेंडर मान रही है, हाँ, समझिए कि और इंटरसेक्स पर्सन लोग भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, अभी जैसे कोई लैंगिक विकलांग हुआ तो जन्म के साथ ही उसके ऊपर लेबल लग गया ना कि वो ट्रांसजेंडर है, जबकि वो बच्चा नहीं चाह रहा है, वो इंसान नहीं चाह रहे कि वो ट्रांसजेंडर है। तो आप जबरदस्ती थोप रहे हो कि ऐसे ट्रांसजेंडर है करके। दूसरा चीज, सरकार ये बोल रही है कि अगर कोई किन्नर है, अगर कोई जोगप्पा है, शिव शक्ति है, या अरावनी है, जोगता है, या हिजड़ा है, वो ट्रांसजेंडर है। तो अभी मैं ट्रांस महिला हूं, अगर मैं गुरु चेला परंपरा में चली गई तो मैं किन्नर या हिजड़ा कहलाऊंगी, तो तब मुझे सरकार पहचान दे देगी, लेकिन इस रूप में नहीं देगी। ओके, तो ये तो गलत है ना। अब देखिए, क्या मेरा कल्चर से मेरी जेंडर आइडेंटिटी होगी क्या? मेरी कल्चर से तो मेरी कल्चर कुछ भी हो सकता है। कोई हो सकता है क्रॉफ्टिंग का काम करे, कोई हो सकता है खेती मजदूरी का काम करे, कोई और काम कर सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो हम कोई खास काम करने वालों को ही कोई जेंडर आइडेंटिटी देंगे क्या? तो ये सोचने वाली बात है कि वो जिनको इनडायरेक्टली दे भी रहे हैं वो ट्रांस महिलाएं ही हैं, लेकिन कानून में ट्रांस मेन और ट्रांस वुमेन और जेंडर क्वीर वो तीनों ही शामिल नहीं है। इसका मतलब जेंडर क्वीर ये होता है कि वो पर्सन जो समाज के द्वारा बनाए हुए जेंडर रोल के बॉक्स में नहीं रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, वो कभी मन करेगा वो साड़ी वेयर कर लेंगे, कभी मन करेगा कि वो पेंट शर्ट में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से कर रहे हैं, कभी साड़ी कभी पेंट शर्ट। बात यह है कि जो एक जो कॉन्क्रीट जो रोल है, एक जो संकीर्ण विचारधारा है, उसमें वो फिक्स नहीं रहना चाहते, वो आजाद रहना चाहते। उनका मन है, मन करेगा तो लुंगी भी पहनेंगे, मन करेगा तो पेंट भी पहनेंगे, और समाज में जैसा चाहे वैसा जीना चाहेंगे। ये उनका राइट्स है। अभी ये कानून जो है किस तरह से प्रभावित करेगा? जैसे अभी उसको मैं इस तरह से समझना चाहता हूं कि क्या जो ट्रांस मेन हैं और जो है जो लड़की के रूप में उनका वो था और वो पुरुष बनना चाहते हैं, तो क्या सर्जरी में अब उनको दिक्कत आएगी? वो जल्दी नहीं करा पाएंगे या करा ही नहीं पाएंगे? और अगर कराने की जो बात हो रही है कि उनको मेडिकल जो है CMHO का उनको सर्टिफाइड करेगा, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वो मजिस्ट्रेट उनको सर्टिफिकेट देंगे, जिसके बाद ये सारी चीजें होंगी। तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये प्रक्रिया? क्या मुश्किल, बेहद मुश्किल हो जाएगी या हो ही नहीं पाएगी? अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, और होना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कि मेरा साइकोलॉजी जेंडर है, और मोस्टली 99% साइकोलॉजी जेंडर के ही लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। अभी एक तरफ कानून में डेफिनेशन बोल रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन वही पर्सन है जो इंटरसेक्स वेरिएशन में आए हैं। तो इंटरसेक्स वेरिएशन में तो मैं हूं नहीं, तो उस कानून में मैं कवर नहीं हुई। दूसरी बात, उस कानून में ये बोल रहे हैं अगर आप किन्नर, हिजड़ा, यूनक या जोगप्पा या अरावनी हैं तो आप ट्रांसजेंडर हैं। तो मैं किन्नर, हिजड़ा, यूनक और अरावनी और जोगप्पा वो भी मैं नहीं हूं। तो जो ट्रांसजेंडर हैं वो लोग तो कवर ही नहीं हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई किन्नरों में भी चला गया और व्यक्ति सामने से आके कह रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं या मैं किन्नर हूं, तो मुझे ट्रांसजेंडर पहचान चाहिए, तो उसके बाद की उसकी प्रक्रिया रहेगी कि वो मेडिकल इंटरवेंशन होगा उसके ऊपर, मतलब फिजिकल स्क्रीनिंग होगी, एग्जामिनेशन होगी, तो वो पर्सन भी इंटरसेक्स वेरिएशन में नहीं आएगा। तो एक तरह से वो भी इस स्कीम में छूट जाएगा। तो मेन चीज तो जब मेरे पास में पहचान पत्र और प्रमाण पत्र ही नहीं रहेगा, तो अगर मैं सर्जरी भी कराना चाहती हूं तो सर्जरी के जगह भी मुझसे बोला जाएगा कि आप पहले अपनी आइडेंटिटी लाइए कि आप क्या है और क्यों सर्जरी कराना चाहते हैं। तो जब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरी आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं बनेगी तो फिर मैं सर्जरी में कैसे जाऊंगी? और जब मैं सर्जरी में जाऊंगी, जा ही नहीं पाऊंगी, तो मैं जैसे जीना चाहती हूँ, जिस पहचान के साथ, जिस शरीर के साथ मैं जीना चाहती हूँ, वो शरीर को तो मैं कभी पा ही नहीं पाऊंगी। ऐसा है। और तीसरा जो कानून में लिखा हुआ है लास्ट में, सेक्शन 18 है, जिसमें E और G लिखा हुआ है कि अगर किसी भी ट्रांसजेंडर के
जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के लिए अगर आप किसी भी प्रकार का सहयोग करते हैं, चाहे वो प्रेरणा हो, चाहे वहाँ प्रलोभन हो, चाहे वो सहमति से हो, चाहे असहमति से हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वो बच्चा हो, तो आपको 5 साल 10 साल की सजा है या आजीवन कारावास है और 5 लाख का उसमें जुर्माना है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ नहीं बन रहा है विद इन कम्युनिटी, तो वो आके बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ट्रांसजेंडर बनने के लिए जबरदस्ती किया था। इसके ये रिफ्लेक्शन भी आ सकता हाँ, है, वो जबरदस्त उल्टा प्रभाव पड़ सकता है कि उसने मुझे ये ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया, तो उस बंदे को उठा के आप सीधा जेल में डाल देंगे। तो ये तो गलत बात है ना। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है और वो अपने कंसर्न से सर्जरी में जा रहे हैं, अपने कंसर्न से सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो तो अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए जो अभी वर्तमान में है। मतलब अभी तो वो अमेंडमेंट बिल जो है वो बिल के कंडीशन में, कानून तो बना नहीं है, लेकिन अभी जो है उसमें तो कोई भी अपराध नहीं है। कई सालों से साउथ इंडिया में, कई सालों से बाहर के देशों में, कई सालों से इंडिया में ये पूरा प्रोसेस है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपना सर्जरी करा सकते हैं। खुद सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ट्रांसजेंडर आयुष्मान कार्ड लाया है और ट्रांसजेंडर आयुष्मान कार्ड के तहत हमें हर साल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। उस इंश्योरेंस अमाउंट से हम जेंडर अफर्मेशन सर्जरी भी करा सकते हैं और दूसरे भी उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। तो क्या इस बिल से, इस विधेयक से जो है आपके ये हित भी प्रभावित होंगे? बहुत। ट्रांसजेंडर होंगे ही कहाँ, वो माना ही नहीं जाएगा आप लोगों जिन को। लोग की वो बात कर रहे हो तो इंटरसेक्स वेरिएशन के लोग हैं। तो जब माना नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर वो आपके हक फायदा- प्रभावित होंगे। हाँ हाँ, तो वो जिनको मान रहे हैं वो तो खुद को ट्रांसजेंडर वो मानते ही मान नहीं नहीं रहे है। हैं, तो वो उनको सरकार मान रही है, उनको लेकिन। सरकार मान रही है और हम लेकिन जो आप खुद मान रहे हो उनको, आपको सरकार नहीं मान रही हमको है। सरकार नहीं मान रही है। सरकार यहाँ पे खुद कंफ्यूज है। हाँ, अच्छा, सरकार जब हम कल देख रहे थे पार्लियामेंट में जो भी चीजें चल रही थी, वो बता रहे थे कि हमने 26 जनवरी को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी परेड में शामिल किया है, ये किया है। ठीक है, वो अपनी तरफ से जो भी बोले, ठीक, परेड में किया, ठीक है, लेकिन जो 60 ट्रांसजेंडर पूरे देश भर से गए हुए थे, वो साइकोलॉजी जेंडर वाले ही ट्रांसजेंडर गए थे जिनकी वो बात कर रहे हैं। इस दुनिया में जो पुलिस बने हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बने हैं, अलग अलग जॉब में जा रहे हैं, या मान के चलिए अगर वो मेयर बन रहे हैं या वो एमएलए बन रहे हैं या वो कहीं भी गए हैं, वो कोई बाई बर्थ इंटरसेक्स पर्सन नहीं है, वो ट्रांसजेंडर पर्सन ही हैं जो एक साइकोलॉजी जेंडर से और जेंडर डिक्लेरेशन के बेस पे अपनी जेंडर आइडेंटिटी लिए हैं, वही लोग ही हैं वो। तो मतलब सरकार को इसकी डेफिनेशन को समझने में ही कहीं दिक्कत पैदा हो रही है। अच्छा, सरकार के पास मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो गए होंगे और सरकार को बोले होंगे कि हम लोग असली हैं साहब, अच्छा, हम लोग माँ पेट से ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो लोग आपको बाहर दिख रहे हैं वो लोग नकली हैं। तो सरकार ने सोचा अच्छा आप लोग असली हैं तो आप लोग के लिए काम करना चाहिए, और जो लोग गए होंगे वो हमारे साथी होंगे, वो साइकोलॉजी जेंडर के लोग ही होंगे। क्योंकि इंटरसेक्स लोग बहुत कम है। लेकिन खैर छोड़िए, कोई भी सरकार को ये बात बोल सकता है कि वो अच्छा है, वो बुरा है, लेकिन सरकार को अगर वो इतने बड़े देश में, जहाँ पे मान के चलिए 2011 के सेंसेक्स में 5 लाख पॉपुलेशन आया था और आज 2026 है, 10 लाख 15 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया होगा, लोग तो शर्म की वजह से, लोग कलंक की वजह से, लोग भेदभाव की वजह से अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, है ना। तो आज जब इतना पॉपुलेशन है और जो सबसे पिछड़े हैं, माँ भी छोड़ देती है, बाप भी छोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को, तो कम से कम उस समाज के लोगों से तो पूछा जाता, कंसल्टेशन तो किया जाता, सलाह मशवरा तो किया जाता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। उन्होंने कोई भी ऐसे एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कोई काम नहीं किया, और उसका सफ़र हमारे शेल्टर में खुद बच्चे हैं और हम इतने सारे सोशल मीडिया साइट पे जुड़े हुए हैं। रो रहे थे लोग, कल रो रहे हैं, अब क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं हम नहीं जिएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, हम खुद से कैसे मिलेंगे। सबका एक ही सपना है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचती हूँ, उस साइकोलॉजी जेंडर के अकॉर्डिंग मैं अपना सर्जरी कराऊं, और जब ये सारी चीज़ें आ जाएगी तो ना वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई होंगे, ना सर्जरी होगी, ना वो सर्जरी करा पाएंगे, ना अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी पाएंगे। आगे क्या करेंगे अब? सुप्रीम कोर्ट,
क्योंकि मुझे आज पता चला है, आज भी राज्यसभा में आने वाला है। कल भी विपक्ष ने बहुत अच्छी दलीलें दी और मैं समझती हूँ कि जो दलीलें दी गई, जो जानकारी साझा की गई, चाहे वो रामायण महाभारत और दूसरे भी और भी चीज़ों की कहानियों के बारे में बताया गया, कम्युनिटी के कंडीशन के बारे में बात की गई, कम्युनिटी के अचीवमेंट के बारे में बात की गई, 2014 के नालसा जजमेंट के बारे में बात की गई, इंटरनेशनल नेशनल जो लॉ है उसका रेफरेंस दिया गया और बहुत सारी चीज़ों को विपक्ष ने बोला, दूसरे लोगों ने बोला। लेकिन जो पक्ष में जो था वो मेजॉरिटी था और फाइनली उन्होंने ये बिल हंसते हंसते पास किया है, हंसते हंसते पास किया है। उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि कितने सारे लोगों का वो अधिकार ही नहीं, जीवन छीन रहे हैं। अधिकार तो छोड़िए, आप जीवन छीन रहे हैं हमसे और हमारे जैसे लोगों से आपने पूछा ही नहीं कि आपके लिए सही क्या होगा। आपने उन चंद लोगों की बात या उन चंद लोगों से पूछा होगा या आपके सामने शिकायत लेके आए होंगे या बोले होंगे या नहीं बोले होंगे, हम वो भी नहीं जानते। हम थोड़ा बहुत सुन रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो उनके साथ में बातचीत किए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि हमने देखा नहीं है। तो आप उन चंद लोगों से पूरे लोगों के, पूरे देश के लोगों का हित क्यों छीन रहे हैं, उनका जीवन क्यों छीन रहे हैं? तो आगे सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता है। राष्ट्रीय जो परिषद है, ट्रांसजेंडर परिषद, आप उसकी मेंबर भी हैं, तो उन लोगों से आपकी कोई ऐसी बातचीत हुई है? और तमाम पूरे देश भर में इसको लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वो विरोध कर रहा है, तो आगे की रूपरेखा किस तरह की है कि सुप्रीम कोर्ट? देखिए, कल शाम को हम लोग बिल्कुल ऐसे उस पे देख रहे थे, अब टीवी पे, मोबाइल पे, ऐसा लग रहा था ये जो बम है जो हमारा जीवन नष्ट कर रहा है वो दूर चले जाए हमसे, लेकिन वो हमारे ही आंचल में गिरा और पहले तो कुछ भी नहीं समझ में आया, पूरी तरह से हम लोग सुनने हो गए और ग्रुप में आपस में बातचीत चल रही थी, लोग रोने लग गए। फिर हम लोग फिर बोले कि नहीं, हम हिम्मत रखो, हम सब लड़ेंगे, हम सब मिलके लड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे जितने भी राज्यसभा मेंबर हैं उन सारे लोगों को हम मेल किए और पूरा देश कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट के राज्यसभा मेंबर को मेल कर रहे हैं। दूसरा, हम पिटिशन के लिए हम एडवोकेट से भी बात करना शुरू कर दिए हैं और नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी हम इसके लिए प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करेंगे। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को हमें इतना सशक्त करना है और इतना एम्पावर करना है, वो खुद को कमज़ोर महसूस मत करें और पैनिक ना हो और पैनिक होके कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर पिछले कुछ सालों में तो काफी बदलाव जो है वो देखने को मिला है। आप ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है, छत्तीसगढ़ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप लोगों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। सामाजिक बदलाव किस तरह से देखती हैं इन सारी चीजों पर, जो है कि समाज किस तरह से बदला है, समाज की स्वीकार्यता बढ़ी है ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर, लोगों को लेकर, और किस तरह से अब उसको इस परिदृश्य में किस तरह से देखती हैं अभी आप? मैं देखती हूँ बहुत सुंदर भारत हमारे स्टेट में। आप रायपुर में ही आप क्राइम ब्रांच में देख लीजिए, सिविल लाइन और दूसरे थाने और इन सारे जगहों पे ट्रांसजेंडर कांस्टेबल है। उसके अलावा हाई कोर्ट में भी हमारी एक सहेली है, वो ट्रांसजेंडर एडवोकेट है। तो हम छत्तीसगढ़ स्तर पे देख रहे हैं। एक समय था जब मुझे गांव छोड़ना पड़ा अपनी पहचान के लिए और यहाँ पे इस पहचान के साथ मेरे बहुत से रिश्ते डेवलप हुए हैं। एक अच्छी सहेली का, एक अच्छी दोस्त का, एक अच्छी बहन का, मतलब मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रही हूँ। पिछले 10 सालों में बहुत लिखा गया, बहुत बातचीत की गई, किताबें हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, सेंसिटाइजेशन काम भी बहुत हुआ, पॉलिसी बनाई गई। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई और ट्रांसजेंडर पॉलिसी भी डेवलप होने वाली है। इतने सारे लोग पुलिस बने, इतने बड़े बड़ी कंपनियां हैं, वेदांता बाल्को, उसमें लोग जॉब कर रहे हैं, टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं। मतलब कम्युनिटी एक तरह से ग्रोथ कर रही है और जो सोशल चेंज है वो भी आ रहा है। क्योंकि आज तक हमारे समाज को नाचते गाते मांगते देखा होगा, लेकिन अब लोग वर्दी में देख रहे हैं, यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तो यही तो होना था ना जो हो रहा है। लेकिन इस सामाजिक बदलाव को ये कानून कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करेगा, रोकेगा? पूरी तरह से जीवन छीन लेगा। मैं तो बोलूंगी प्रभावित करना, अधिकार, ये बहुत छोटे शब्द हैं। आप किसी व्यक्ति का जीवन ही छीन रहे हैं।
वो तो छोड़िए, मैं कैसा जीना चाहती हूँ ये अधिकार आप मुझसे ले ले रहे हैं। तो आपने तो मेरे जीवन से सब चीज ले लिया। चलिए आप जैसे- लोगों से, हाँ जी, जैसे कि पुराना जो कानून है उसी का ही बहुत सारा काम बाकी था। उस 2019 में कानून आया, फिर लॉकडाउन लगा, तो अभी तो काम शुरू हुआ था। अभी अभी तो उस- भी बहुत काम हाँ, किया जाना उस कानून को लेकर ही बाकी था, और भी हाँ। चीजें उसमें इम्प्लीमेंट की जानी बाकी थी। और मैं एक चीज लास्ट में जोड़ना चाहूंगी कि जब कानून में अमेंडमेंट ही करना था तो आपने रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, पेंशन, हाउसिंग, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल मैग्निज्म, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट मैग्निज्म, उस सब को किनारे कर दिया। वो चीजों पे काम होना था, जिन चीजों पर होना था वो नहीं नहीं हुआ, बल्कि उसके अपोजिट हो गया। और जो लोग ट्रांसजेंडर हैं उनसे उनका ही जीवन छीन लिया जा रहा है और छीना गया। और ये कानून आने के बाद बहुत तकलीफ होगी, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। चलिए, सरकार ने जो भी कदम उठाया है और उस पे आप लोगों का संघर्ष, प्रतिवाद वो चल रहा है। और आपने जैसा बताया कि आप इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी आप लोग सब जा रहे हैं। आप लोग अपने मकसद पर कामयाब हों, और जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन चीज़ों पर, जिन अधिकारों को लेकर आप लड़ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले। आप लोग दोनों आए, विद्या जी और देव, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की और लोगों को समझाया कि ये पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है, क्यों विरोध हो रहा है और क्यों इसमें लोगों का समर्थन होना चाहिए। आप लोगों के साथ में लोगों का समर्थन किस तरह से होना चाहिए। आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।